हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता पर, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम्स की, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी सहायता करेगा। और अगर आप लोग स्टूडेंट हैं एसओएल और नन कॉलेज के, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चलिए देखें, हड़प्पा सभ्यता की जब भी हम बात करते हैं तो इसे 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, क्या क्या नाम है इसके? तीनों नाम आपको याद रखने हैं। पहला, इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नाम इसका इस कारण पड़ा था क्योंकि पहला जो क्षेत्र खोजा गया था इस सभ्यता में वो हड़प्पा था। और इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुदाई के दौरान हड़प्पा के कुछ अवशेष जो हैं वो हमें सिंधु घाटी के किनारे मिले थे। इस कारण जो इतिहासकार है उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं जो हड़प्पा के प्रमुख स्थल खोजे गए थे। हालांकि कई सारे स्थल हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मुख्य जो स्थल हैं उन्हीं के नाम लिए हुए हैं। जैसे कि हड़प्पा, इस स्थल की खोज की थी 1921 में दयाराम सहानी ने। और ये कहाँ पर स्थित है तो याद रखें, ये पाकिस्तान के मांटगोमरी में स्थित है। दूसरा जो स्थल खोजा गया था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, इसे मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। इसकी खोज की गई थी 1922 में और राखाल दास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे। और ये कहाँ पर स्थित है तो याद रखें, लरकाना पाकिस्तान में। चनहुदरो जो था, ये तीसरा स्थल था जो खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता का 1931 में। इसकी खोज की थी एम.जी. मजूमदार ने। और ये कहाँ पर स्थित है तो सिंधु पाकिस्तान में स्थित है, सिंध पाकिस्तान में। कोट दीजी हड़प्पा का ही स्थल है, 1935 में इसे खोजा गया था धुर्रे के द्वारा। और ये कहाँ स्थित है तो ये भी सिंध पाकिस्तान में स्थित है। लोथल भी एक प्रमुख स्थल है। हालांकि नागेश्वर लोथल जो है ये दोनों के दोनों काफ़ी प्रसिद्ध थे अपने शिल्प वस्तुओं के निर्माण के लिए, जिसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। 1955 में इसे खोजा गया था एस.आर. राव के द्वारा और ये स्थित है अहमदाबाद के कठियावाड़ में। तो इतने जो पॉइंट्स आपको याद रखे हैं, यहीं से ही बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ओके, और मैं बता दूं, सिंधु सभ्यता जो नाम है ये सबसे पहले दिया था सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था। और इस सभ्यता में अब तक 350 से भी स्थल से अधिक स्थल जो हैं वो खोजे जा चुके हैं। और अधिकांश अगर स्थल की हम बात करें तो वो गुजरात में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो स्थल हैं वो किस राज्य में स्थित हैं, तो याद रखें गुजरात राज्य में स्थित है। अब काल निर्धारण की बात कर लेते हैं। काल निर्धारण का मतलब होता है कि समय कब से कब तक हड़प्पा सभ्यता जो थी वो फली फूली थी। तो याद रखें 1931 में इस सभ्यता की जो तिथि है वो बताई गई थी लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईस्वी तक। ठीक है ना, तो ये जो है ये काल निर्धारण किया गया था 1931 में। लेकिन इसके पश्चात जो है इसकी अलग अलग तिथि बताई जाती हैं। रेडियो कार्बन C14 ये तकनीक होती है जिससे जो है पुरानी चीज़ों की तिथि निर्धारित की जाती है। तो इससे जो है एक नई तिथि प्रकाश में आई थी। इस मतलब पद्धति के अनुसार कहें कि ये जो नई तकनीक थी या इसके अनुसार हम कहें तो जो तिथि है हड़प्पा सभ्यता की वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी या ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन तकनीक से के द्वारा। ठीक है ना, अब विस्तार की बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो याद रखें हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ मैंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में बना दिया है ऐसा, तो आपको याद रहेगा ये। तो अगर हम बात करें उत्तर में, तो उत्तर में स्थित है माणा तक हड़प्पा सभ्यता है और जो कि जम्मू में है। और पूर्व में आलमगीरपुर और दक्षिण में दैमाबाद तक हड़प्पा सभ्यता का प्रसार है। और पश्चिम में अगर बात करें तो सूतकांगडोर तक। ठीक है ना, सूतकांगडोर तक जो है हड़प्पा सभ्यता
विस्तृत थी। अगर इसके आकार की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का की जो आकृति थी वो थी त्रिभुजाकार, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई सभ्यता थी। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखे हैं। और अभी मैंने बताया आपको कि गुजरात ही ऐसा राज्य है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल पाए गए हैं, और इसकी आकृति कैसी थी सभ्यता की, तो त्रिभुजाकार थी। अब एक एक कर कर हम प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। हड़प्पा की खोज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। लेकिन यह स्थित कहाँ पर है, तो याद रखें हड़प्पा सभ्यता स्थित है पाकिस्तान के लाहौर के मांटगोमरी में। पाकिस्तान लाहौर के मांटगोमरी में हड़प्पा सभ्यता स्थित है, और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और इस सभ्यता में अभिलेख युक्त जो है मोहरें सर्वाधिक मिली हैं, और कई अन्य वस्तुएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ये लिस्ट मैंने आपके बना रखी है यहाँ पर, आपको ये सारी के सारी याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो मैं बता दूं, शंख का बना हुआ बैल हमें यहीं से प्राप्त हुआ है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा जो है हमें यहीं पर मिला है, मतलब ये एक मूर्ति थी जिसमें एक स्त्री थी और उसके पेट से जो है एक पौधा निकल रहा था। और पीतल का बना हुआ इक्का भी हमें हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे जो हैं वो भी हमें यहीं मिले हैं, और गेहूं और जौ के अवशेष भी हमें यहीं पर मिले हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं। मोहनजोदारो या कहें कि मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ जाने हम लोग, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है ना, कहीं कहीं मृतकों का टीला भी लिखा होता है, याद रखें। मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ है वो होता है मृतकों का टीला। और ये कहाँ स्थित है, तो याद रखें सिंध के लरकाना जिले में और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। एक चीज़ मैं बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये कहाँ स्थित है, तो याद रखें हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये रावी नदी के लेफ्ट साइड स्थित है। ठीक है ना, रावी नदी के लेफ्ट साइड, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर राइट साइड पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो गुजरती है वो है सिंधु नदी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हड़प्पा में रावी नदी गुजरती है और मोहनजोदाड़ो जो है यहाँ पर सिंधु नदी गुजरती है। तो मोहनजोदाड़ो किस तरफ है, तो याद रखें सिंधु नदी के राइट साइड है। ठीक है ना, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर एक विशाल स्नानागार है। स्नानागार कह सकते हैं आप, एक प्रकार का स्विमिंग पूल जैसे जो है आकृति वहाँ पर मिली है खुदाई के दौरान। और इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो स्नानागार था इसका जो प्रयोग है वो धार्मिक महोत्सव पे किया जाता था। ठीक है ना, धार्मिक महोत्सव पे इसका इस्तेमाल होता था। जब कोई त्यौहार वगैरह होता था तब जो लोग हैं यहाँ पर आकर के स्नान किया करते थे। और इस स्नानागार के उत्तर और दक्षिण दोनों साइड जो है सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मोहनजोदारो में मिला विशाल स्नानागार है उसमें किस तरफ सीढ़ियाँ हैं, तो याद रखें उत्तर और दक्षिण की ओर इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इसका प्रयोग जो है वो धार्मिक महोत्सव के समय किया जाता था, और सिंधु नदी से इसमें जल लाया जाता था। और जब ये जल गंदा हो जाता था तो उसे गंदे नाले में निकाल दिया जाता था, सारा गंदा का जल। ठीक है, और विशाल स्नानागार के बगल में एक कमरा बना होता था जहाँ पर पानी गर्म करने की सुविधा होती थी। अगर कोई व्यक्ति गर्म जल से नहाना चाहे तो वो नहा सकता था यहाँ पर। और इसकी लंबाई चौड़ाई हालांकि एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, फिर भी मैंने यहाँ लिख दी है। चौड़ाई 7 मीटर और लंबाई 11.88 मीटर थी। तो इतने पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। और शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजतंत्रात्मक तो नहीं थी, यहाँ पर जनतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जनता का शासन हुआ करता था, यहाँ पर राजा नहीं होता था। चनहूदड़ो के बारे में भी जान लेते हैं। चनहूदड़ो के बारे में बता दूं कि ये मोहनजोदारो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। मोहनजोदारो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। और ये यहाँ के जो निवासी थे वो एक कुशल कारीगर थे, यानी कि यहाँ के लोगों को कई प्रकार की जो चीज़ें बनाने आती थी, जैसे कि मनके, सीप, अस्तियाँ, मुद्रा, खिलौने। ठीक है ना, तो ये सब जो आकृति, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ के लोग बनाया करते थे। और ये सब अवशेष जो हैं हमें यहाँ चनहूदड़ो में ही मिले हैं सारे के सारे।
और यहीं पर ही हमें वक्राकार ईंटें मिली हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वक्राकार ईंटें कहाँ प्राप्त हुई हैं, तो याद रखें चनहूदरों में मिली है हमें, इसलिए मैंने इसे रेड पेन से लिख दिया है। चनहूदरों में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, याद रखें कोई भी किला जो है हमें चनहूदरों में नहीं मिला है। अधिकतर किले जो मिले हैं वो हमें मोहनजोदारो में मिले हैं। अब कालीबंगन की बात कर लेते हैं, या कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है इसकी खोज की थी ए घोष ने। ए घोष ने 1953 में की थी। और यहाँ की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है यहाँ के जुते हुए क्षेत्र के साक्ष्य। ठीक है, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। और भी कई प्रकार के अवशेष जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि बेलन आकार की मोहरे, हल के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे और हवन कुंड या अग्निकुंड। ठीक है ना, और अन्नागार भी यहाँ पर मिला है। अन्नागार का मतलब होता है अनाज का घर। चलिए बनावली के बारे में भी जान लेते हैं, या बनवाली भी कहते हैं इसे हम लोग। इसकी खोज की थी R.S. विस्ट ने। R.S. विस्ट ने 1973 में इसकी खोज की थी। और यहीं पर हमें मैं बता दूं कि जल निकास प्रणाली पूरी हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र था, ये एक ऐसा कहीं कि स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ पर जल निकास प्रणाली का पूरी तरह से अभाव था। ठीक है ना, ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है कि जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसका यहाँ पर अभाव था। यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में जल निकास प्रणाली का अभाव था, तो बनावली में। ठीक है, और यहाँ से कई प्रकार के और भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि तिल। ठीक है ना, तिल और अच्छे किस्म के जौ, मनुष्य और पशुओं की मूर्ति, चर्ट के फलक। चर्ट क्या होता है? चर्ट एक प्रकार का पत्थर होता है। ठीक है, सेल खीड़ी भी एक प्रकार का पत्थर होता है। सेल खीड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरें। ठीक है, अब बात करते हैं सूर दागा। ठीक है ना, या कोट दीजी भी कहते हैं इसे कई जगह। ठीक है ना, सूर कोट दीजी। ओके, इसकी खोज की थी गुजरात के कच्छ जिले में जगपति जोशी ने 1964 में। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ये, और खोज की थी जगपति जोशी ने 1964 में। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ से हमें मिलती है घोड़े की अस्थियाँ। ठीक है, और यहीं पर हमें एक जो है विशेष प्रकार का कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की, जो कि इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से जरूर देखें। तो मैं बता दूं, प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 2 टीले हैं। पूर्व दिशा में स्थित जो टीला होता था वो आवास क्षेत्र के साक्ष्य यहीं पे मिलते हैं हमें, और पश्चिम के टीले जो होते थे, टीले पर जो है दुर्ग के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, पूर्व दिशा में जो लोग रहते थे वहाँ पर आवासीय क्षेत्र थे, और जो पश्चिम दिशा में जो लोग रहते थे वो दुर्ग है। ठीक है ना, दुर्ग मतलब किले में लोग रहा करते थे। ठीक है, दोनों में ये अंतर है, याद रखें। 2 प्रकार के टीले हमें मिले हैं। टीले क्या होते हैं? कह सकते हैं मट्टी के ऊंचे ऊंचे क्षेत्र को टीले कहा जाता है। तो जब इन टीलों की खुदाई की गई तो पूरब के जो टीले थे वहाँ पर हमें कुछ ऐसे झोपड़ियाँ वगैरह मिली हैं जो ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर लोग रहा करते थे, और पश्चिम में जो टीले मिले हैं उसकी खुदाई के दौरान हमें जो मिला वो था दुर्ग, यानी कि किला। सड़क के बारे में यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखें। सड़क की काफ़ी विशेषता थी इसकी। ठीक है ना, मतलब जो सड़क है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी कि ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है ना, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ये सड़कें, और बहुत ही निर्धारित योजना के द्वारा इसे बनाया गया था इन सड़कों को, जो कि इसकी एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है ना, सड़कों के बारे में ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और कालीबंगा में जो निर्मित सड़कें व गलियां हैं उसको समान अनुपातिक ढंग से बनाया गया था। याद रखें, समान अनुपातिक ढंग से बनाया गया था। कहाँ पर? कालीबंगा की सड़कों व नालियों को। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और नगर की प्रमुख सड़कों को प्रथम सड़क कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रथम सड़क किसे कहा जाता था? तो नगर की जो प्रमुख सड़कें होती थीं उनको कहा जाता था। नालियों की बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नालियां जो हैं इनकी भी प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता है जो हमें अन्य किसी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है।
यहाँ की जो नालियाँ हैं वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, ठीक है ना, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ की जो नालियाँ हैं वो ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी, और प्रत्येक घर में जो होती थी वो एक नाली होती थी। प्रत्येक घर की नाली जो है वो सड़क के बड़े नाले से मिली होती थी, ठीक है ना। और प्रत्येक घर में एक कुआं और स्नानागार होता था, ठीक है ना। और स्नानागार का गंदा पानी जो होता था वो दीवार के रास्ते होते हुए सड़क के बड़े नाले में जाकर मिल जाता था। कुएं की बात कर लेते हैं। कालीबंगा में अनेक घरों में अपने अपने कुएं जो हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। और मैं बता दूं कुल कुएं की संख्या जो है वो 700 है, ठीक है ना। 700 कुएं जो हैं हड़प्पा स्थलों पर खोजे गए हैं अभी तक। ईंटों की बात कर लेते हैं कि तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर में जो है पकाई हुई ईंटों के बने हुए जो घर हैं हमें मिले हैं, ठीक है ना। दुर्ग वगैरह जो मिले हैं वो पकाई हुई ईंटों के मिले हैं। जबकि अगर हम बात करें कालीबंगा, रंगपुर नगर, इस क्षेत्रों की, तो यहाँ पर जो है कच्ची ईंटों के हमें घर देखने को मिलते हैं। और पकी हुई जो ईंटें होती थी उन्हें कहा जाता था टेराकोटा, याद रखें, उन्हें कहा जाता था टेराकोटा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति बताऊंगा। वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें मैं लिपि, मुद्राएं, ठीक है ना, कैसे होती थी हड़प्पा सभ्यता की, ये सब बताऊंगा। उस वीडियो को मैं कल ज़रूर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।